नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम निवेश फलन के अंतर्गत पूंजी की सीमांत उत्पादकता विषय पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने देखा कि निवेश फलन क्या है और निवेश के प्रकार क्या हैं। जैसा हम जानते हैं कि कीन्स का रोजगार सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण उपकरण है निवेश फलन। निवेश फलन पर कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है, किंतु ये दो मुख्य तत्वों पर निर्भर करता है। एक है पूंजी की सीमांत उत्पादकता और दूसरा है ब्याज की दर। आज हम पूंजी की सीमांत उत्पादकता विषय पर इस विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नई पूंजी परिसंपत्ति में जब निवेश किया जाता है तो उसका निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि नए निवेश पर जो प्रतिफल की प्रत्याशित दर इस परिसंपत्ति को खरीदने के लिए आवश्यक पूंजी पर भुगतान किए जाने वाली दर के बराबर है या उससे कम है या उससे अधिक है। जब प्रतिफल की प्रत्याशित दर ब्याज दर से अधिक हो तो नई पूंजी परिसंपत्ति में निवेश किया जाता है। तो पूंजी की जो सीमांत क्षमता है वह दर होती है जो पूंजीगत परिसंपत्ति के वार्षिक प्रतिफलों के वर्तमान मूल्य को उसकी लागत के बराबर कर देती है। इसलिए जब पूंजी निवेश करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो है अर्थात जो पूंजी की सीमांत क्षमता है उसके निर्धारक जो घटक हैं उनमें पहला तो है पूंजी परिसंपत्ति से प्राप्त प्रतिफल की जो प्रत्याशित दर है, प्रत्याशित आय है, वो क्या है, और दूसरा है पूंजी परिसंपत्ति की लागत क्या है। और एक और घटक है, जैसा हमने कहा कि जो निवेश फलन है वो ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता से निर्धारित होता है। उसी तरह पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी ब्याज की दर से प्रभावित होती है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता पूंजी परिसंपत्ति की एक अतिरिक्त इकाई से प्रत्याशित इसकी लागत के ऊपर प्रतिफल की उच्चतम दर है। अर्थात पूंजी की जो सीमांत क्षमता है वो मुख्य रूप से दो तत्वों से प्रभावित होती है, दो तत्वों पर निर्भर कर रही है। जैसा हमने अभी बताया कि प्रत्याशित आय या संभावित आय क्या है और दूसरा है उसकी पूर्ति कीमत या उसकी जो लागत है वो क्या है। तो हम देखते हैं कि जो प्रत्याशित आय है वो क्या है। प्रत्याशित आय से आशय उस राशि से है जिसे निवेशकर्ता अपने द्वारा किए गए नए निवेश के जीवन काल में शुद्ध प्रतिफल के रूप में प्राप्त करने की आशा करता है। अर्थात पूंजीगत परिसंपत्ति के संपूर्ण जीवन काल में प्राप्त हो सकने वाली कुल शुद्ध आय की प्रत्याशित आय या प्रतिफल है जो वार्षिक प्राप्तियों के कुल योग से बनता है। दूसरा है पूंजी परिसंपत्ति की लागत या पूर्ति लागत। पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत या लागत का आशय उस व्यय से है जो प्रारंभिक नए निवेश की पूंजीगत वस्तुओं पर होता है। मशीनरी या प्लांट लगाते समय जो किया गया व्यय का जो योग है वो नए निवेश की पूर्ति कीमत या नए निवेश की लागत कहलाता है। पूंजी परिसंपत्ति की प्रत्याशित आय और उसकी पूर्ति कीमत का जो अनुपात है उससे हम पूंजी की सीमांत क्षमता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। जैसा कि हमने इस सूत्र में बता रखा है कि MEC = Y/P अर्थात प्रत्याशित आय अपॉन पूर्ति कीमत। इसको हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं कि यदि हमारी प्रत्याशित आय 2000 रुपये है और जो हमारी उसकी लागत है, पूर्ति कीमत है, वो 20,000 रुपये है, तो हमारी जो पूंजी की सीमांत क्षमता है वो 10% होगी।
अर्थात किसी पूंजी परिसंपत्ति पर किसी दिए हुए निवेश से प्रत्याशित लाभ का जो प्रतिशत है वो ही पूंजी की सीमांत क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में पूंजी की सीमांत क्षमता उस बट्टे की दर के बराबर होती है जो कटौती की गई प्रत्याशित आय को उस पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत के बराबर करती है। अर्थात जो कटौती की गई प्रत्याशित आय है वो पूर्ति कीमत के बराबर हो जाती है। इसको हम इस बीजगणितीय फॉर्मूले के उपयोग से पूंजीगत परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत और उसकी कटौती की गई प्रत्याशित आय के बराबर कर सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो सप्लाई प्राइस है SP इज इक्वल टू डिस्काउंटेड प्रॉस्पेक्टिव यील्ड, जैसा कि हमने अपने समीकरण में अपने फॉर्मूले में लिख रखा है R1 अपॉन 1 प्लस आई प्लस R2 अपॉन 1 प्लस आई का स्क्वायर, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं R1 अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100, जिसको हम बट्टा दर कह रहे हैं। आई का मतलब यहाँ पे बट्टा दर है। R2 अपॉन 1 प्लस आई का पावर 2। इस तरह से जो जो हमारा वर्ष बढ़ता जाता है वो हम R की संख्या इंक्लूड RN तक, अर्थात हमारी वर्ष तक को हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ जो R है कैपिटल R, R1, R2, R3, यह है संभावित प्रतिफल प्राप्ति, और I का तात्पर्य R अपॉन 100 या जिसको हम बट्टा दर के माध्यम से बता रहे हैं। इसको एक उदाहरण द्वारा भी समझा सकते हैं कि जैसे जो SP है वो हमारी पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत को व्यक्त कर रहा है, वो 1000 के बराबर है। अर्थात हमारी जो प्रतिस्थापना लागत है वो 1000 रुपये है, और इसका यदि जीवन काल हम मान ले R1, R2 अर्थात 2 वर्ष मान लेते हैं। प्रथम वर्ष में 550 रुपये प्रत्याशित आय और दूसरे वर्ष में 605 रुपये प्रत्याशित आय की संभावना है। और यदि हमने बट्टा दर मान लीजिए 10% है, तो इस बट्टा दर पर दोनों वर्षों की जो प्रत्याशित आय का वर्तमान मूल्य का योग है वो पूंजी परिसंपत्ति की कीमत के बराबर हो जाता है। तो जो हमने निकाला है वो हम देखते हैं कि 550 अपॉन 1 प्लस 1.10 इक्वल टू 500, और 605 अपॉन 1.21 वो भी 500, अर्थात वह 500, 500, 1000 के बराबर हो जाता है। इस प्रकार हमारी पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत जो 1000 रुपये है और 10% की बट्टा दर पर प्रत्याशित वार्षिक आय के वर्तमान मूल्य का कुल जोड़ भी 1000 हो जाता है। इस प्रकार इसे हम एक और दूसरे एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे माना कि एक मशीन से एक वर्ष में 100 रुपये प्राप्त होने की आशा है। 5% की दर से इस मशीन का वर्तमान मूल्य 100 अपॉन 1 प्लस 0.05 अर्थात 95.24, और दूसरे वर्ष में भी 100 ही यदि हमें आय प्राप्त हो रही है तो हमने जो हमारा वर्तमान मूल्य है वो 90.70 है। अर्थात दोनों वर्षों में हमारी जो आय है वो 186.14 है, जबकि हमारी पूर्ति कीमत 200 है। इसका तात्पर्य है कि हमारी पूर्ति कीमत ज़्यादा है और पूर्ति हमारी जो लागत है वो ज़्यादा है, और जो उससे प्रत्याशित आय है वो कम है। इसका तात्पर्य है कि यदि ऋणात्मक आती है हमारी पूर्ति कीमत हमारी प्रत्याशित आय, तो हमें उस प्रोजेक्ट में, उस परियोजना में निवेश नहीं करना चाहिए। अर्थात एक पूंजी परिसंपत्ति का वर्तमान मूल्य ब्याज दर से विपरीत संबंध रखता है। ब्याज दर के कम होने पर वर्तमान मूल्य अधिक होगा और ब्याज दर अधिक होने पर वर्तमान मूल्य कम होगा। जैसा कि हम रेखा चित्र में भी देख रहे हैं कि यदि हमारे ब्याज की दर R0 है तो हमारा वर्तमान मूल्य P1 है, और यदि हमारी ब्याज की दर R1 हो जाती है
बढ़ जाती है तो हमारा वर्तमान मूल्य कम हो जाता है। अब हम देखते हैं निवेश मांग अनुसूची क्या है। पूंजीगत परिसंपत्ति में निवेश निर्णय हमारी पूंजी की सीमांत कुशलता पर निर्भर करता है, किंतु एमईसी स्वयं भी निवेश की मात्रा से प्रभावित होती है और जो निवेश बढ़ता है त्यों हमारी एमईसी घटती जाती है, जैसा कि हम रेखा चित्र में देख रहे हैं। लेकिन इसके दो कारण हैं। एक तो है कि पूंजी परिसंपत्ति में अधिक निवेश करने से उसकी मांग बढ़ जाएगी और उसकी पूर्ति कीमत बढ़ जाएगी। दूसरा कारण है कि पूंजी परिसंपत्ति में अधिक निवेश करने पर जो उत्पादित वस्तु है उसकी पूर्ति बढ़ेगी, और जब पूर्ति बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत कम होगी, जिससे उससे प्राप्त होने वाली भावी संभावित आय कम हो जाएगी और निवेश के बढ़ने पर कम होती ही चली जाएगी। जैसा कि हम रेखाचित्र में देख रहे हैं कि निवेश की राशि बढ़ती जा रही है 10, 20, 30। उसको हम टेबल में जो हम देख रहे हैं 10, 20, 30 ये बढ़ती जा रही है, तो हमारी एमईसी भी कम होती जा रही है 10, 12, 10, 8, 6, 4। रेखाचित्र में यदि हम देखते हैं तो ये जो हमारा निवेश की मात्रा अर्थात I1, I2, I3, I4 बढ़ती जाती है, त्यों हमारी जो पूंजी की सीमांत क्षमता है वो I1 पर R4 है, I2 पर जो ही निवेश बढ़ता है तो हमारी सीमांत क्षमता R3 हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निवेश फलन एमईसी और ब्याज की दर पर निर्भर करता है। जब ब्याज दर ऊंची होती है तो निवेश मांग कम, तथा जब ब्याज दर नीची होती है तो निवेश मांग अधिक होती है। यदि हमारी ब्याज की दर R3 है तो संतुलन में होने के लिए इतना निवेश किया जाएगा कि वह एमईसी जो है वो ब्याज की दर के बराबर हो जाए। अतः जो एमईसी रेखा है वो ही ब्याज की विभिन्न दरों पर निवेश की मांग या निवेश प्रेरणा को व्यक्त करती है। जो हमारी पूंजी की सीमांत क्षमता का जो वक्र है वो ही निवेश मांग वक्र या जो निवेश प्रेरणा वक्र है वो होता है, और एमईसी का जो ऋणात्मक ढलान है वो हमें ये बताता है कि ऊंची एमईसी पर कम पूंजी स्टॉक होगा, या जब पूंजी स्टॉक बढ़ता है तो एमईसी घटती है। ऐसा उत्पादन में घटते प्रतिफल का नियम लागू होने से होता है, जिससे हमारी एमईसी कम हो जाती है। अब कि जो एमईसी है वो एक तरफ तो हमारी पूर्ति कीमत पर निर्भर कर रही है और दूसरी तरफ हमारी प्रत्याशित आय पर निर्भर करती है। लेकिन जो प्रत्याशित आय या जो प्रतिफल है वो व्यापारिक प्रत्याशाओं पर आधारित रहता है। प्रत्याशित आय अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रत्याशाओं से प्रभावित होती है, और जो वर्तमान प्रत्याशाएं हैं वो भविष्य में उत्पादन के स्वरूप का आधार होती है। क्योंकि दीर्घकालीन प्रत्याशाओं का संबंध उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व से है। जब निवेशकर्ताओं में भविष्य में लाभ अर्जित करने की आशाएं बढ़ जाती है तो हमारी एमईसी कम हो जाती है। अर्थात एक दी हुई ब्याज दर पर पहले से अधिक निवेश होगा, इससे आय उत्पादन में रोजगार में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि जैसा कि हम इस रेखाचित्र में देख रहे हैं कि जो प्रारंभिक निवेश मांग वक्र एमईसी होने पर ब्याज की दर OR पर निवेश की मात्रा OQ है, किंतु जब निवेश मांग वक्र ऊपर की ओर सरक कर एमईसी 2 हो जाता है तो उसी ब्याज दर पर OR ब्याज दर पर हमारे निवेश की मात्रा बढ़कर OQ2 हो जाती है। इसके विपरीत यदि भविष्य में लाभ की आशाओं में होने वाला जो परिवर्तन है वो हमें कम दिखाई दे या लाभार्जन की आशाएं घटने लगे
तो निवेश मांग वक्र नीचे की ओर सरक जाएगा, जैसे कि रेखा चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि MEC 1 जो है वो उसी ब्याज की दर पर निवेश घटकर OQ1 ही रह जाता है। अर्थात निवेश, इससे ही हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निवेशकर्ताओं में लाभ की आशाओं में होने वाला परिवर्तन निवेश मांग वक्र में भी परिवर्तन कर देता है। धन्यवाद।